जंगल में सुबह से काले काले बादल छाए हुए थे। शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने पक्के घर बना लिए थे। अब वो अपने परिवार के साथ अपने पक्के घर में सुरक्षित बैठे थे। उसी जंगल में एक मानो चिड़िया ने अभी तक अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बनाया था। वो तो बारिश में अपने तिनकों के घोंसले में भीग रही थी। कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने अभी तक अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बनाया। मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। कल ही तो मैं अपनी माँ के पास से आई हूँ। अगर अब मैं बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाऊंगी। फिर मानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई जगह तलाश करने लगती है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा था। ये जगह ठीक है, आज की रात तो मैं यहीं पर गुजार लेती हूँ। सुबह तक तो बारिश रुक जाएगी, फिर मैं जाऊंगी और लकड़ियाँ खरीद कर लाऊंगी। उसी जंगल में दो आलसी कौवे भी रहते थे जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। बादल जी, जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए हैं। एक तुम ही कामचोर हो जो अभी तक अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बना सके। नहीं नहीं बिजली, तुम गलत बोल रही हो। इस बार हमारे अलावा मानो चिड़िया ने भी अपना घर नहीं बनाया। लगता है वो चिड़िया भी हमारी तरह आलसी ही हो गई है। बादल जी, वो चिड़िया आलसी नहीं है, वो अपनी माँ के पास गई थी क्योंकि उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार थी। इसी कारण वो कल ही तो लौटी है, घर नहीं बना पाई होगी। बादल जी, अब हमें अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। आखिर कब तक हम इस छाते के नीचे ही बैठे रहेंगे। ये तो शुक्र करो कि मेरी माँ ने मुझे ये छाता दिया था। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम चिंता नहीं करो, मैं सुबह ही जाऊंगा और लकड़ियाँ ले आऊंगा और अपना भी दूसरे पक्षियों की तरह एक पक्का घर बनाऊंगा। लेकिन बादल जी, हमारे पास तो अनाज ही नहीं है जिससे हम लकड़ियाँ खरीदेंगे। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, कल मैं अपने मामा जी से उधार में कुछ अनाज मांग लूंगा। वो मुझे मना नहीं करेंगे। इसी तरह बातें करते करते वो पति पत्नी भी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। बारिश तो रुक गई है, अब जल्दी से जल्दी मुझे अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाना होगा। मेरे पास ये दो अनाज की पोटलियां हैं, मैं इन्हें ले जाती हूँ और लकड़ियाँ खरीद कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वो पोटलियाँ लेकर लकड़हारे पक्षी के पास जाती है। जब मानो चिड़िया कौवों के घोंसले के पास से जा रही थी तो बिजली कौवी उसे देख लेती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया के पास तो दो अनाज की भरी हुई पोटलियाँ हैं। फिर बादल कौवा चिड़िया को आवाज लगाता है, मानो बहन, जरा इधर आना। मानो बहन, कहाँ जा रही हो ये अनाज की पोटलियाँ लेकर? बादल भैया, इस बार मैंने अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बनाया, बस इसीलिए लकड़हारे पक्षी से लकड़ियाँ खरीदने जा रही हूँ। मानो बहन, तुम्हारे पास तो दो अनाज की पोटलियाँ हैं, तुम्हें तो पक्की और मजबूत लकड़ियाँ मिलेंगी। वैसे मेरे मामा जी भी बहुत बड़े लकड़हारे हैं, उनके पास भी बहुत पक्की और मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। तुम बोलो तो मैं तुम्हें मजबूत और पक्की लकड़ियाँ अपने मामा जी से दिला देता हूँ। अच्छा बादल भैया, आपके मामा लकड़हारे पक्षी हैं, तो ठीक है, आप मुझे वहीं से लकड़ियाँ खरीद कर दे दें। ठीक है चिड़िया बहन, तुम ये पोटलियाँ मुझे दे दो और मैं तुम्हें थोड़ी देर में लकड़ियाँ ला कर देता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना लकड़ियाँ लेकर। ये कहते हुए मानो चिड़िया अपने घोंसले की ओर चली जाती है। बादल जी, तुमने चिड़िया से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे मामा जी लकड़हारे हैं? असल में तो तुम्हारे मामा जी तुम्हारी तरह आलसी और कामचोर हैं। हाँ हाँ बिजली, सब पता है मुझे। ये तो मैंने चिड़िया से झूठ बोला है, इससे हमारा ही फायदा होगा। अच्छा, वो कैसे? मैं लकड़हारे पक्षी के पास जाऊंगा और कम अनाज में लकड़ियाँ खरीद कर लाऊंगा और वो कच्ची लकड़ियाँ लेकर मैं चिड़िया को दे दूंगा। थोड़ी ना उस चिड़िया को मालूम होगा कि ये लकड़ियाँ मजबूत हैं या कच्ची। और जो चिड़िया का बाकी अनाज बचेगा उसमें और अनाज डालकर हम अपने लिए पक्की और मजबूत लकड़ियाँ ले आएंगे। अरे वाह बादल जी, क्या बेवकूफ बनाया है तुमने चिड़िया को। अब उस छोटी चिड़िया के अनाज से हम अपने घर की लकड़ियाँ खरीदेंगे। और फिर बादल कौवा लकड़हारे पक्षी के पास चला जाता है।
बोलो बोलो कौवे, तुम्हें कैसी लकड़ियाँ चाहिए? लकड़हारे पक्षी, मुझे कच्ची लकड़ियाँ चाहिए जो बहुत सस्ती हों। फिर लकड़हारा पक्षी बादल कव्वे को थोड़े अनाज के बदले में कच्ची लकड़ियाँ दे देता है और फिर बादल कव्वा वो लकड़ियाँ लेकर घर चला जाता है। बिजली, देखो मैं ये कच्ची लकड़ियाँ ले आया हूँ। लेकिन बिजली, ये तुम्हारे पास इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से आईं? बादल जी, ये लकड़ियाँ तुम्हारा मामा देकर गया है और वो कह रहा था कि ये लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। देखो बिजली, ये दोनों लकड़ियाँ तो देखने में एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन किसी को क्या मालूम कि जो लकड़ियाँ मैं लाया हूँ वो कच्ची हैं और जो मेरा मामा देकर गया है वो लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। अच्छा बादल जी, जाओ तुम चिड़िया को उसकी कच्ची लकड़ियाँ दे आओ। बिजली, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर में सोऊंगा, बाद में जाऊंगा। ये कहते हुए बादल कव्वा अपने घोंसले में सो जाता है। बहुत प्यास लग रही है, नदी से पानी पीकर आती हूँ। और फिर बिजली कव्वी भी नदी से पानी पीने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब बिजली कव्वी पानी पीकर आती है तो बादल कव्वा अभी तक सो रहा था। ये आलसी कव्वा तो न जाने कब उठेगा। ऐसा करती हूँ, मानो चिड़िया की कच्ची लकड़ियाँ मैं ही दे आती हूँ। लेकिन इन दोनों लकड़ियों में से कच्ची लकड़ियाँ कौन सी हैं? हाँ, लगता है यही हैं, यही ले जाती हूँ। और फिर बिजली कव्वी मजबूत लकड़ियों को कच्ची लकड़ियाँ समझकर चिड़िया के पास ले जाती है। मानो बहन, ये लो अपनी लकड़ियाँ। बादल जी अपने मामा से पक्की लकड़ियाँ ले आए हैं। बिजली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी बारिश का कुछ भी नहीं पता है कि कब शुरू हो जाए। मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर बिजली कव्वी अपने घोंसले की ओर चली जाती है और चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बादल कव्वा और बिजली कव्वी भी उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बनाने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बादल और बिजली ने उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बना लिया था। दूसरी ओर चिड़िया ने भी अपना पक्का घर बना लिया था। अरे बाप रे, ये तो जंगल में काले काले बादल छा गए हैं। लगता है थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली है। शुक्र है मैंने अपना घर बना लिया है। अब मैं अपने घर में चली जाती हूँ। कुछ ही देर में जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। बिजली, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है चिड़िया का घर अब तक टूट गया होगा। हाँ बादल जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिजली कव्वी ने इतना कहा ही था कि तेज हवा से उनका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो तो मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं। अरे बिजली, ये हमारा घर कैसे टूट गया? हमारे घर की लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत थी। बादल जी, लगता है तुम्हारे मामा जी ने झूठ बोला था। नहीं नहीं बिजली, मेरा मामा कभी झूठ नहीं बोलता। बिजली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वो मजबूत लकड़ियाँ चिड़िया को दे दी हो? तभी उन दोनों की नजर सामने चिड़िया के घर पर जाती है। बादल जी, लगता है मुझसे ही भूल हो गई। मैंने पक्की लकड़ियाँ चिड़िया को दे दी। ऐसे उन कव्वों को अपने किए की सजा मिलती है और वो बारिश में भीगते रहते हैं। बिजली, मैंने सारी उम्र पाप किए हैं। अब मरते समय मुझसे और पाप ना करवाओ। मैं अपनी जायदाद बेटे और बेटी में बराबर तकसीम करूँगा। बादल जी, तुम तो बीमार हो और तुम्हारी बेटी तो ब्याह कर बेगाने घर चली जाएगी। एक मेरा जुगनू ही तो आसरा देगा मुझे। तुम अपनी सारी जायदाद मेरे जुगनू के नाम कर दो। मगर बिजली, ये मगर वगर छोड़ दो। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। फिर बादल कव्वा अपनी सारी जायदाद अपने बेटे जुगनू के नाम कर देता है। तभी बादल कव्वे की बेटी भी घर आ जाती है। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने उल्लू वैद जी से बात की है, वो कल आएंगे आपको देखने। चुटकी मेरी बेटी, अब मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कुछ ही सांसें बाकी रह गई है। बादल, तुम अपनी बेटी से बात करो, मैं अभी आती हूँ। फिर बिजली कव्वी घर से बाहर चली जाती है। जुगनू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और घर में तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। माँ, अगर मैं पिता के पास बैठूंगा तो क्या मैं बचा लूंगा उन्हें? क्या मैं कोई वैद हूँ?
जुगनू, मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवा ली है और जायदाद के पेपर अलमारी में संभाल कर रख दिए हैं। माँ, अगर बाबा ना मरे, मेरा मतलब अगर बाबा बच गए, तो क्या फिर भी जायदाद मुझे मिलेगी? इसलिए तो कह रही हूँ, जाओ और अपने पिता के पास जाकर बैठो। एक वो है चुटकी जो हर समय अपने पिता के पास ही बैठी रहती है। बेटी, जो मैंने किया वो सब तुम्हारी माँ के कहने पर ही किया है। बेटी, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते हुए बादल कौवा मर जाता है। बाबा उठे, बाबा उठे, मुझे कुछ भी नहीं लेना, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए बाबा। परंतु बादल कौवा तो मर गया था। तभी बिजली कवि और जुगनू भी आ जाते हैं। चुटकी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? माँ, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। चुप कर जाओ मेरी बेटी, तुम्हारे पिता बहुत तकलीफ में थे। अच्छा ही हुआ जो उन्हें तकलीफ से मुक्ति मिल गई। हाँ, अब तो जायदाद मेरी ही है ना, क्योंकि पिताजी तो मर गए हैं। चुप कर जाओ जुगनू और जाके अपने पिता को नदी में बहा कर आओ। फिर जुगनू अपने पिता को एक टोकरी में डालता है और नदी में बहा देता है। पिताजी तो मर गए हैं, अब जाकर मैं अपने तो आमों के पेड़ और अंगूरों की बेल को देखता हूँ। फिर जुगनू कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने खेत में जाकर अपनी जायदाद को देखता है। ये आमों के पेड़ तो बहुत बड़े हैं और कितने मीठे आम लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुना है बिजली बहन, बादल भैया ने अपनी सारी जायदाद जुगनू के नाम कर दी है और चुटकी को कुछ भी नहीं दिया। चिड़िया बहन, हमारे यहाँ बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। बिजली बहन, आप भी तो एक बेटी हो, आपको बेटियों के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। चुप कर चली जाओ यहाँ से, हमें सब मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं। रात को बिजली कवि, उसकी बेटी और उसका बेटा घोंसले में सोए हुए थे। जुगनू, जायदाद तो तुम्हारे नाम हो गई है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि तुम हमें भूल जाओ। अब तुम पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है। अपने पिता के बाद तुम्हें ही ये घर चलाना है। हाँ माँ, मैं कोशिश करूँगा। दूसरे दिन जुगनू कौवा अपने खेत में जाता है। वहाँ आम के पेड़ सूख रहे थे। ये आम के पेड़ तो सूख रहे हैं, अगर इन्हें पानी ना मिला तो ये मर जाएंगे। मगर मैं इन पेड़ों को पानी कैसे दूंगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी दूर बैठा हुआ कबूतर जुगनू की बात सुनकर वहाँ आता है। जुगनू कौवे, तुम्हारे खेत के साथ मेरा खेत है और हाँ, इन पेड़ों को पानी देना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो, ये पेड़ मुझे दे दो और मैं इनके बदले तुम्हें पैसे दूंगा। तुम पैसे लेकर ऐश करो और मौज मस्ती करो। ये सुनकर जुगनू कौवा बहुत खुश होता है। अंकल कबूतर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पापा तो काम कर लेते थे, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ऐसा करें कि मुझसे दोनों आम के पेड़ खरीद ले। फिर कबूतर कुछ पैसे जुगनू को देकर वो आमों के पेड़ खरीद लेता है। जुगनू कौवा खुशी खुशी अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसका दोस्त उल्लू मिल जाता है। दोस्त चक्कू, इस थैले में क्या है? मैं अभी आमों के पेड़ बेच कर आया हूँ, पैसे हैं इस थैले में। जुगनू दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो चलो हम गेम्स खेलते हैं। देखना, तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। दोस्त, क्या सच? तुम सच कह रहे हो? तो और नहीं क्या। फिर जुगनू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ गेम्स खेलने चला जाता है। माँ, अभी तक भैया लौट कर नहीं आए। तुम्हारा भाई खेतों में काम कर रहा होगा। घर की जिम्मेदारी संभालना कोई आसान काम नहीं है। तभी जुगनू कौवा भी आ जाता है। जुगनू बेटा, रसोई के लिए कोई राशन भी लाई हो क्या? माँ, कल लाऊंगा। क्यों, आज तुमने आम नहीं बेचे थे? मम्मा, आम क्या, मैंने तो आज आम के पेड़ ही कबूतर अंकल को बेच दिए। अरे जुगनू बेटा, ये तुमने क्या किया? अपने पिता के जाने के बाद अपनी जायदाद ही बेच दी। माँ, मुझसे काम नहीं होता। अच्छा, पैसे कहाँ हैं?
वो पैसे तो जुगनू का पा गेम्स में हार आया था। वो कैसे अपनी माँ को बता सकता था, इसलिए वो झूठ बोलता है। माँ, वो पैसे तो मैंने पक्षी बैंक में जमा करवा दिए हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब तो बिजली कपी के घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था। रसोई से सारा राशन भी खत्म हो गया था। मगर जुगनू का पा तो अपने दोस्त उल्लू के साथ आवारागर्दी करने में मसरूफ था। जुगनू दोस्त, ये घर परिवार की तो कफों को जरूरत नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि अपना खेत भी बेच दो और फिर हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। वहाँ जाकर हम आजादी की जिंदगी जीते हैं। हाँ यार उल्लू, माँ भी हर रोज मुझे सुनाती है कि खर्चा लाओ, घर के लिए राशन लाओ। जायदाद क्या मेरे नाम कर दी, मुझे तो नौकर ही बना कर रख दिया है। फिर जुगनू का बा अपना सारा खेत भी कबूतर को बेच देता है। चुटकी मेरी बेटी, आज भी तेरा भाई अभी तक घर नहीं लौटा। मैं तो कल से भूखी हूँ। माँ, आप चिंता ना करें, अगर आज भाई ना आया तो कल से मैं काम पर जाया करूँगी और अपनी माँ के लिए कमा कर लाऊंगी मैं। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है। बिजली, ये चिट्ठी तुम्हारे बेटे ने दी है तुम्हारे नाम। फिर मानो चिड़िया चिट्ठी पढ़कर सुनाती है। माँ, मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना सारा खेत बेचकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ। माँ, मुझे माफ करना, मगर मैंने अपनी ही जायदाद बेची है। ये सुनकर बिजली का भी जोरों से रोने लग जाती है। जुगनू बेटा, तुम ऐसा करोगे, ये तो मैंने सोचा भी ना था। बिजली बहन, वो समय याद करो जब मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जायदाद बेटे और बेटी में बराबर तकसीम करो। माँ, चुप कर जाओ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं कमाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। भाई छोड़ गए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपके पास। देखो बिजली, इसे कहते हैं बेटी का प्यार। सच्चा प्यार, वो भी बगैर किसी लालच के। जो अन्याय बिजली कपी ने अपनी बेटी के साथ किया था, शायद वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। अरे वाह, मेरा ये सपना पूरा हो गया कि मैं अपनी जमा पूंजी से अपना घर खरीदूं। आज मैंने अपना घर खरीद लिया। बूढ़ी कभी अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक पेड़ पर घर खरीद लेती है। मेरे बेटे जब ये घर देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बूढ़ी कभी खुशी खुशी अपने बच्चों की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे एक पेड़ की डाली से टकराती हुई गिर जाती है और वो डाली भी उस बूढ़ी कभी के साथ टूटकर उसके ऊपर गिरती है। बूढ़ी कभी तो बहुत घायल हो जाती है। मानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। वो देखकर तुरंत वहाँ आती है। माँ जी, आप तो बहुत घायल हैं। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बेटी, बेटी, मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, मेरी सांसें कम हो रही है, मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी ये बात मेरे बेटों तक पहुंचा दोगी? हाँ हाँ माँ जी, आप जो कहेंगी मैं जरूर उन्हें जाकर बताऊंगी। चिड़िया बेटी, मेरे दोनों बेटों को बता देना कि नदी के किनारे मैंने उनके लिए एक घर खरीदा है। मैं उन्हें बताने जा ही रही थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में मरना ही लिखा है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी कभी मर जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। दोनों कभी अपनी माँ के मरने पर बहुत उदास थे। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया बादल कफे के पास जाती है। बादल भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपकी माँ ने मरते समय मुझसे वादा किया था कि मैं ये बात आपको बताऊं। कौन सी बात चिड़िया? माँ ने कौन सी बात बताने को कहा था? माँ जी ने नदी के पास एक पेड़ पर आप दोनों भाइयों के लिए घर खरीदा है। वो तो आप दोनों भाइयों को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक पेड़ से टकराकर मर गई। क्या सच में माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है? हाँ बादल भैया, आप बड़े हो इसलिए मैंने आपको पहले बताया है। अभी मुझे आपके छोटे भाई भूरे कफे को बताने भी जाना है।
बादल कव्वा तो बहुत चालाक था। वो तो बस अपने बारे में ही सोच रहा था। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है। माँ तो चाहते हुए अच्छा काम कर गई, लेकिन ये बात उस भूरे को पता नहीं है। अब मैं उस घर पर अकेले ही कब्जा करूँगा। बादल भैया क्या हुआ? अब मैं चलती हूँ। मुझे ये बात जाकर भूरे कव्वे को भी बतानी है। रुको रुको चिड़िया, तुम न जाओ भूरे के पास, मैं खुद ही जाकर बता दूंगा। चलो ठीक है बादल भैया, आप जाकर ही उसे बता देना। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उधर भूरा कव्वा अपनी माँ के गम में बहुत उदास था और वो अपने भाई के पास जा रहा था। घर जाकर बादल कव्वा सारी बात अपनी पत्नी बिजली कव्वी को बताता है। बादल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो उस मानो चिड़िया को वहाँ जाने से रोक दिया। अब ये घर वाली बात तुम्हारे भाई को नहीं पता। अब हम उस घर पर कब्जा करेंगे और वो घर हमारा ही होगा। लेकिन बिजली, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। जरा सोचो ना, वो भूरा तो अकेला रहता है, ना उसकी पत्नी है और ना उसके बच्चे। देखिए ना, आपकी पत्नी भी है और हमारे ये दो छोटे बच्चे भी। हमें तो उस घर की बहुत जरूरत है। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने छोटे भाई को यही बताऊंगा कि वो घर मैंने पैसों से खरीदा है। घर के बाहर बैठा भूरा कव्वा ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो अंदर जाता है। भैया, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ के घर पर तुम अकेले ही कब्जा करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर उस घर पर मेरा भी हक है। अरे ये भूरा कहाँ से आ गया? सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अरे भूरे भाई, जरा खुद सोचो ना, तुम तो अकेले हो, तुम्हें घर की क्या जरूरत? मेरी तो पत्नी और बच्चे हैं। देखो ना, ये घर टूटा हुआ है, मुझे घर की बहुत जरूरत है। बड़े भैया, आपने मेरा नहीं सोचा। मेरी भी तो शादी होगी, मुझे भी तो घर की जरूरत है। ये सुनकर बादल कव्वे को गुस्सा आ जाता है और दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरे, मैंने कह दिया ना कि वो घर मेरा है तो मेरा ही है। वो घर मेरा है। अगर मुझे उस घर के पास नजर आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं, मैं तुम्हें भाई नहीं मानता। वो घर मेरा है, मैं ही उस घर में रहूंगा। फिर दोनों भाई वहाँ से भागते हैं और अपनी माँ के खरीदे हुए घर के पास जाते हैं। अरे वाह बादल जी, ये घर तो बहुत सुंदर है। इस घर में हम ही रहेंगे। तुम अपने भाई को मारकर निकाल दो यहाँ से। भाभी, आप चुप रहो। मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर भाई ने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? आओ जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी शोर सुनकर वहाँ आते हैं। अरे क्या हुआ कव्वो? अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए, तुम दोनों भाई तो लड़ने लगे। अरे अरे कव्वो, रुक जाओ। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? दोनों कव्वे भाई किसी की बात नहीं सुनते। वो तो एक दूसरे को मारे जा रहे थे। बादल जी, मारो मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो। इस घर में तो हम ही रहेंगे। तभी अचानक मौसम खराब होता है और तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? जंगल का मौसम तो बहुत खराब हो गया है। बहुत तेज आंधी चलने लगी है। मुझे तो लग रहा है चिड़िया कि जंगल में तूफान आ रहा है। तोते, अगर 2 भाई आपस में ऐसे लड़ेंगे तो जंगल में तूफान तो आएगा। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिस कारण वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। बूढ़ी कव्वी ने जिस पेड़ पर घर खरीदा था वो पेड़ तो बहुत कमजोर था। तेज हवा के कारण वो पेड़ घर के साथ नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पेड़ तो नीचे गिर गया और घर भी। दोनों भाई जिस घर के कारण लड़ रहे थे वो घर तो टूटकर नीचे गिर चुका था। कव्वो, अब किस बात पर लड़ोगे? देखो, जिस घर के कारण तुम दोनों लड़ रहे थे वो घर तो टूट गया है, परंतु एक घर की वजह से आप दोनों ने अपने भाई होने का रिश्ता तोड़ दिया। तुम दोनों को बहुत अच्छी सजा मिली है। अब तुम दोनों भाइयों के पंखों में कुछ भी नहीं रहा। टूटे हुए घर को देखकर दोनों कव्वे भाई बहुत उदास हो जाते हैं।
पूरा घर टूट गया। हाय रे, मैंने तो कितने सपने देखे थे। मैंने तो सोचा था मैं और मेरे बच्चे आराम से रहेंगे। भूरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने एक घर की वजह से तुम्हें मारा। बड़े भाई, मुझे भी माफ कर दो, मैंने एक घर के लिए आपसे लड़ाई की। उन दोनों भाइयों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। देखो कापो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बादल भैया आप इस घर में होते तो शायद घर गिरने की वजह से आप भी मर चुके होते। मीना बेटी, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। मैं और आपके पापा खेतों में जा रहे हैं। ठीक है मम्मा, मैं अपने भाई को संभाल लूंगी, लेकिन आज आप जल्दी घर लौट आना। चलो मीना, देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा बाबा के जाने के बाद मीना अपने भाई का ध्यान रखती है। मीना के मम्मा बाबा अपने खेत में सारा दिन काम करते थे, क्योंकि उनके घर का गुजारा खेत की आमदन पर ही होता था। आज मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने फसल की कटाई कर ली थी। चंदू जी, आज हम अपनी फसल बेचकर अपने घर का राशन खरीद कर जाएंगे और बच्चों के लिए भी कपड़े लेकर जाएंगे। मीना तो नए कपड़े कब से मांग रही है। हाँ मानो, हम ऐसा ही करेंगे और अपने छोटे बेटे के लिए मैं जलेबियाँ भी लेकर जाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से दो चीलें जा रही थी, जो उन्हें देखकर उन पर हमला कर देती हैं। वो जालिम चीलें तो उन पति पत्नी को मारकर उनकी सारी फसल लेकर चली जाती हैं। भैया, आज इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक मामा बाबा नहीं आए। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। चलो हम अपने खेत में जाकर देखते हैं कि मामा बाबा अभी तक आए क्यों नहीं। फिर मीना चिड़िया अपने भाई को लेकर खेत की ओर जाती है। खेत में जाकर उन भाई बहन की तो चीखें निकल जाती हैं। ये हमारे मम्मा पापा को किसने मार दिया? हमने तो कभी किसी से लड़ाई नहीं की। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर तोता वहाँ आता है। तोते अंकल, देखिए हमारे मम्मा पापा को किसने मार दिया। हमारे मम्मा पापा हमें छोड़कर चले गए। मीना बेटी, चुप कर जाओ। ये जरूर उन जालिम चीलों का ही काम होगा, जो किसी भी पक्षी के पास अनाज देकर पक्षियों को मारकर अनाज ले जाती हैं। बेटी मीना, अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारे छोटे भाई को कौन संभालेगा? अब तुमने ही अपने छोटे भाई को पालना है। फिर मीना चिड़िया हौसला करके अपने भाई को अपने साथ लेकर चली जाती है। 2-4 दिन तो उन दोनों बहन भाई के गुजर जाते हैं, क्योंकि उनके घर में थोड़ा बहुत राशन पड़ा था, लेकिन आज तो सारा भोजन भी खत्म हो गया था। अब मैं क्या करूं? अपने भाई को संभालूं या बाहर जाकर काम करूं? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? दीदी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अच्छा भैया, तुम घर पर ही रहो, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर मीना चिड़िया घर से बाहर जाती है। वो सबसे पहले कौवों के पास जाती है। कौवे अंकल, मेरे भाई को बहुत भूख लगी है, अगर आपके पास कोई भोजन है तो मुझे दे दे। आपका बहुत एहसान होगा हम पर। अरे ओए मीना, तुम जैसी अनाथ पर एहसान करके हमें क्या मिलेगा? चलो भागो यहाँ से, आ गई हो मुँह उठाकर, जैसे मेरे बादल जी ने यहाँ कोई अनाथालय खोल कर रखा हो। मीना बहुत नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर अंकल, मेरे छोटे भाई को भूख लगी है और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आप प्लीज हमें कुछ खाने को दे दें। मीना बेटी, मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा बेटा मुझे भोजन देकर जाता है। वो तो मुझे इतना थोड़ा भोजन देकर जाता है कि मेरा गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। तभी मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो घर लौट रही थी कि एक बूढ़ी फाख्ता मीना को आवाज देती है। बेटी, बेटी जरा इधर आना। मीना बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है,
मेरा मटका खाली हो गया है, मुझे नदी से ये मटका भरकर ला दो। जी जी दादी माँ जी, मैं अभी भर कर लाती हूँ। फिर मीना चिड़िया वो मटका उठाती है और नदी से पानी भरकर ला देती है। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर मीना चिड़िया सारी बात बूढ़ी वाक्ता को बताती है। बेटी रो नहीं, हम सब पक्षियों की जिंदगी में ऐसे हालात तो आते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे हालात से घबराना नहीं बल्कि इनका मुकाबला करते हैं। बेटी ये जादुई बीज हैं, तुम इन्हें अपने खेत में बो देना। देखना बेटी, अगले ही दिन तुम्हारे खेत में तरह तरह के फल और सब्जियां उगाएंगी। तुम उन्हें तोड़कर मंडी में बेचकर अपने घर का गुजारा करना। मुझे ये बीज एक नेक पक्षी ने दिए थे। मैंने ये बीज तुम्हारी जैसी किसी जरूरतमंद पक्षी के लिए ही रखे थे। फिर मीना बहुत खुश होती है और वो बीज लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जाकर उन बीजों को अपने खेत में लगा देती है और उन्हें पानी देती है। सारा काम करने के बाद वो वापस अपने घर लौट जाती है। दीदी, आप कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आई? भैया बस आज की रात सब्र कर लो, कल मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगी खाने को। अगले दिन मीना चिड़िया अपने भाई को लेकर अपने खेत में जाती है। वहाँ तो सच में हर तरफ खेत में फल और सब्जियाँ लगी हुई थी। मीना चिड़िया और उसका भाई बहुत खुश थे। वो जी भरकर मीठे मीठे फल खाते हैं। फिर मीना चिड़िया कुछ फल तोड़कर कबूतर के लिए लेकर जाती है। कबूतर अंकल, ये लीजिए, ये मीठे फल हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप चिंता न करें, जब भी आपको भोजन की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आपको भोजन दे जाया करूँगी। फिर वो बहन भाई वापस अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे वो खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।